सभी को नमस्कार। आप सभी का गृह अध्ययन पर स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई वीडियो जिसमें आज हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखेंगे, यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। इस वीडियो में इसकी सारी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको हम सीखेंगे, जो इसके मेन फॉर्मूले हैं उनके बारे में आज हम सीखेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। आपके मन में जो भी डाउट हो बच्चों, वो आप कमेंट सेक्शन में करके इसको पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। जिसमें आता है सबसे पहले ट्री। ट्री का मतलब होता है तीन, है ना। ट्री का मतलब क्या होता है? तीन। उसके बाद अगला वर्ड है गॉन। गॉन का मतलब होता है यहाँ पे साइड्स, यानी कि भुजाएं। और उसके बाद अगला शब्द आता है मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी किसी चीज की गणना करना, उसको नापना, है ना, नापना। तो इन 3 शब्दों से मिलकर बना है आपका क्या? ट्रिग्नोमेट्री, यानी जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। बहुत सारे हमारे गणितज्ञ हुए हैं, आर्यभट्ट हुए हैं, और बहुत सारे यूरोपीय और ग्रीक जो है गणितज्ञ हुए हैं, जिन्होंने कई सारे जो हमारे सबसे पहले जो आपके त्रिभुज होते थे, ये तो आपने सबने पढ़ा ही होगा, जो होता है एक समकोण त्रिभुज, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, यानी हिंदी में क्या कहते हैं इसको? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में सभी बच्चे जानते ही होंगे, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो जिसको इंग्लिश में राइट एंगल भी कहते हैं, ये आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये इसके बारे में सभी बच्चे जानते होंगे। तो समकोण त्रिभुज में जो होता है, और ये समकोण त्रिभुज ऐसा होता है जो हमें कई सारे अपने जो हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में भी देखने के लिए मिलता है। अगर आप सपोज करें, जैसे कोई बच्चा है, वो मान लीजिए किसी मीनार को खड़े होकर देख रहा है। मान लीजिए ये कोई बच्चा है और यहाँ पे कोई सामने एक मीनार खड़ी है। अगर वो उससे ग्राउंड पर उसकी यहाँ से ये जो है ये उसकी क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई, और ये मीनार की क्या हो गई? हाइट हो गई। और यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और कोई बच्चा यहाँ से खड़े होकर इस मीनार के बिल्कुल चोटी को देख रहा है। तो ये उसकी आंख से उसकी चोटी को मिलाने वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इन तीनों भुजाओं को मिलाकर क्या बन जाता है? समकोण त्रिभुज बन जाता है। ऐसे समकोण त्रिभुजों में बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे गणितज्ञों ने डिस्टेंस और हाइट निकालने के तो कई सारे तरीके सीखे ही, लेकिन इन हाइट, डिस्टेंस और ये जो तीसरी साइड बनती है त्रिभुज की, इन तीनों में आपस में संबंध निकालने के लिए, खासकर ये जो एंगल है, ये कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण, जो 90 डिग्री से कम होता है। 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल को हम न्यून कोण कहते हैं। तो इसको आधार मानते हुए हाइट और डिस्टेंस के साथ तीसरी साइड, इन तीनों भुजाओं में संबंध निकालने के लिए जो चीज की खोज की गई, वही आपकी क्या है? त्रिकोणमिति। यानी इन तीनों भुजाओं में आपस में संबंध बनाना, न्यून कोण को आधार मानते हुए, वही आपकी क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। तो अब सबसे पहले इसमें जो बात आती है वो आती है त्रिकोणमितीय अनुपातों की, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में सीखेंगे। तो आइए हम सीखते हैं इसके बारे में। अब हम सब सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर हम बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात की, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्या बनाते हैं? एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया ABC, और इसमें कोण B जो है वो आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। इसमें बच्चों ये वाली जो भुजा होती है, इसको हम आधार कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। और ये वाली जो भुजा है ये लंब कहलाती है, इसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और जो तीसरी ये वाली जो भुजा है, जो 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा होती है, हमेशा समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी, ये आपकी क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हिंदी में आधार को A से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लंब को L से कर देते हैं, और कर्ण को K से कर देते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो परपेंडिकुलर P, और जो बेस है वो B से, और हाइपोटेन्यूज H से भी रिप्रेजेंट हो जाता है। तो इन तीनों भुजाओं में आपस में रिलेशन दिखाने के लिए जो अनुपात प्रयोग किए जाते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ये इन 3 नामों से जाने जाते हैं, जिसमें पहला नाम आता है साइन, जिसको हिंदी में ज्या भी कहते हैं। दूसरा नाम आता है कोसाइन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोज्या।
और तीसरा नाम आता है टेंजेंट, जिसको इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, स्पर्शज्या कहते हैं, स्पर्शज्या के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हुई थी साइन की। साइन जो है अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जो हमारे गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, जिनकी जो पुस्तक है आर्यभट्टी, उसमें देखने के लिए भी मिलता है कि उन्होंने जो है सबसे पहले कोई भी जो कर्व्ड लाइन होती है ना, हाइट और डिस्टेंस के बीच में संबंध दर्शाने के लिए कोई भी कर्व्ड लाइन हो, घूमती हुई लाइन हो, जो इसका ग्राफ होता है उसको ज्या के नाम से जाना था। बाद में और जो अरेबिक और ग्रीक वैज्ञानिक आए उन्होंने इन्होंने साथ साथ में जो आर्यभट्ट थे उसमें ज्या को जीवा के नाम से भी पुकारा। लेकिन जो बाद में वैज्ञानिक आए ग्रीक वैज्ञानिक, उन्होंने उस ज्या को जो है साइनस के नाम से पुकारा। किसके नाम से पुकारा? साइनस के नाम में। बाद में यही साइनस जो है लैटिन भाषा में कन्वर्ट होकर जो है किस में कन्वर्ट हो गया? साइन में कन्वर्ट हो गया। बाद में बहुत सारे यानी यूरोपीय में जाके ये साइन के नाम से प्रचलित लिया, लेकिन साथ में इसको जो नोटेशन हुआ साइन को ओनली यूरोप में जाकर खासकर वो साइन के नाम से प्रचलित हुआ, जिसको हम शॉर्टकट में यानी आज साइन, पूरा नाम इसका ऐसा यानी साइन ही होती है स्पेलिंग, लेकिन शॉर्टकट में साइन के नाम से पुकारते हैं। और बाद में जाके फिर कॉसाइन से कॉस बना और टेंजेंट से क्या बना आपका? टेन। तो आजकल जो मेन त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं ये 3 त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ते हैं, जिनको हम साइन कॉस टेन के नाम से जानते हैं। तो अब हम ये तो हो गया थोड़ा सा इसका इतिहास जो मैंने आपको शॉर्ट तरीके में संक्षिप्त रूप में बता दिया। अब अगर हम इनको समझें, सबसे पहले ध्यान से अगर आप देखेंगे जो अगर हमने ये जो न्यून कोण है, मान लीजिए हम इस वाले न्यून कोण को आधार मान रहे हैं, कोण ए को, ठीक है, तो अगर हम इसमें साइन के साथ कोण ए लें, ठीक है, यानी तो ये जो होता है वो लंब इस त्रिभुज का जो लंब हुआ अर्थात बीसी, और जो इस त्रिभुज का कर्ण हुआ सी ए, इन दोनों का जो अनुपात हो, यानी इसकी हमने 2 भुजाएं ली, एक लंब और एक कर्ण, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो इस वाले न्यून कोण के साइन के बराबर होता है, यानी इस वाले न्यून कोण के ज्या के बराबर होता है। इसको शॉर्टकट में आप लंब बटे कर्ण एल बटे के नाम से भी याद कर सकते हैं, या फिर लंब के लिए पी, यानी जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, और हाइपोटेन्यूज के लिए एच, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम आधार के साथ कर्ण का रेशियो निकालें, यानी आधार ए भी हो गया इसका बेस, और कर्ण आपका क्या है? सी ए, यानी कि आधार को ए से भी कर देते हैं, कर्ण को के से, या फिर आधार क्योंकि बेस भी कहते हैं तो इसको बी से और हाइपोटेन्यूज को एच से। तो ये जो रेशियो होता है ये कॉस ए के बराबर होगा, क्योंकि हम ये वाला कोण बेस मान रहे हैं इसमें, ठीक है। और अगर आप लंब और आधार इन दोनों साइड्स का, इन दोनों भुजाओं का रेशियो निकालें, तो लंब के लिए आपका लंब इसमें बीसी है, ठीक है, और आधार आपका क्या है? ए बी। बीसी को आप जो है लंब को एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आधार को ए से, या लंब आपका जो है परपेंडिकुलर भी कहलाता है तो पी से, और आधार आपका बेस कहलाता है तो बी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन दोनों का जो रेशियो कहलाएगा वो tan a के इक्वल होगा, ठीक है, यानी कि कोण ए को न्यून कोण इसको आधार मानते हुए इसके टेंजेंट के बराबर होगा। तो ये आपको जो इसमें सबसे पहले जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को याद करना पड़ता है, यही वाले अनुपात आपको याद करने पड़ते हैं, यानी कि साइन ए हमेशा लंब बटे कर्ण के बराबर होगा, कॉस ए आधार बटे कर्ण के बराबर होगा, tan a लंब बटे आधार के बराबर होगा। इसको याद करने का हिंदी में खासकर एक शॉर्ट तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये लाल बटे कक्का, इसको आप शॉर्टकट भी दिए, इससे आप जो है इसको याद कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लाल बटे कक्का लिखा, लाल के ऊपर मैंने लिख दिया साइन, ए के ऊपर लिख दिया कॉस, और एल के ऊपर लिख दिया मैंने tan। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि साइन का जो मान होगा वो हमेशा लंब बटे कर्ण के बराबर होगा, कॉस की जो वैल्यू होगी वो आधार बटे कर्ण के बराबर होगी, और tan की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी? लंब बटे आधार के बराबर होगी, जैसा कि यहाँ लिखी हुई है। इसके बाद इन्हीं के जो अपोजिट होते हैं, यानी इनके अपोजिट रेशियो की खोज हुई, जिसमें साइन का जो अपोजिट रेशियो होता है वो ना जाना जाता है कॉसेक के नाम से। किसके नाम से? कॉसेक के नाम से। तो कॉसेक का जो हमेशा होगा फॉर्मूला वो कर्ण बटे लंब बनेगा, जैसे साइन का लंब बटे कर्ण होता है तो इसका कर्ण बटे लंब बनेगा। ऐसी कॉस का जो अपोजिट होता है वो होता है सेक, SEC सेक। जैसे कॉस का आधार बटे कर्ण होता है तो सेक का होता है कर्ण बटे आधार, और tan का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉट, COT कॉट। तो इसका जैसे tan का लंब बटे आधार होता है तो कॉट का हमेशा बनेगा आधार बटे लंब। तो यानी इस शॉर्टकट तरीके से आप इन 6 के, यानी कि जो मेन 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन कॉस tan, उनके फॉर्मूले याद रख सकते हैं, और इनके जो अपोजिट है कॉसेक सेक और कॉट, उनके भी आप इसी शॉर्टकट विधि से जो है इनके फॉर्मूले याद कर सकते हैं।
तो ये तो हो गई बात त्रिकोणमितीय अनुपातों की। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों में और इन त्रिकोणमितीय जो संबंध है साइन कॉस टेन, इनमें भी आपस में संबंध दर्शाने के लिए आती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइए अब हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। लेकिन देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जानने से पहले हम त्रिकोणमितीय रेशियो के, जैसे मैंने आपको फॉर्मूले सिखाया अभी, इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको जब एक राइट एंगल ट्राइंगल अभी लिया था मैंने आपके सामने ABC, जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल था और कोण ए को हमने आधार माना था। अच्छा, यहाँ पे हम कभी कभी क्या कर लेते हैं, कोण ए की जगह कोई नाम देने के लिए कोई कोण दूसरा मतलब इसका नाम दे देते हैं। जैसे मैंने ये अक्षर ले लिया, ग्रीक अक्षर ले लिया थीटा, तो यहाँ पर आप साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो साइन थीटा, इसको अगर हम लंब माने, इसको आधार माने और इसको कर्ण माने, तो साइन का फॉर्मूला जैसे कि मैंने अभी आपको लाल बटे कक्का लिख कर दिखाया था शॉर्टकट, और यहाँ पर मैंने आपको साइन लिखा, यहाँ कॉस लिखा और यहाँ टेन लिखा है ना, और यहाँ इसका साइन का अपोजिट कॉसेक और इसका सेक, और इसका क्या लिख कर दिखाया कॉट टेन का, है ना। अब इसी से हम इनके फॉर्मूले याद कर लेते हैं। जैसे साइन थीटा का बन जाएगा लंब बटे कर्ण, या आप इस तरीके से याद रख सकते हो। कॉस थीटा का बन गया आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का क्या बन जाएगा लंब बटे आधार। इसी प्रकार आप इनके अपोजिट भी याद रख सकते हो। जैसे आपको कॉसेक थीटा लेना है तो कॉसेक थीटा का बन जाएगा कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाएगा यानी जस्ट इसका अपोजिट। और सेक थीटा जो हो जाएगा वो कॉस का अपोजिट होता है, तो कर्ण बटे आधार, यानी कि आधार बटे कर्ण था तो इसमें कर्ण बटे आधार। और फिर कॉट थीटा जो कि टेन का अपोजिट होता है, तो आधार बटे लंब। जैसे टेन का क्या था लंब बटे आधार, तो इसका आधार बटे लंब। तो ये हो गए। अब क्योंकि साइन का अपोजिट कौन होता है कॉसेक, तो ये भी एक होता है कि साइन थीटा जो होता है वो 1 बटे कॉसेक थीटा के बराबर होता है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी एक फॉर्मूला याद करने के लिए कि साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होता है, या फिर और कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है। सिमिलरली ये ऐसा ही संबंध सेक और कॉस में होता है, यानी कॉस थीटा जो होता है वो 1 बटे सेक थीटा के बराबर होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कॉस थीटा के, यानी सेक और कॉस आपस में अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। सिमिलरली जो रिलेशन होगा टेन और कॉट में होगा, यानी टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड या फिर कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये भी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो आप ये फॉर्मूले हैं जो मैथ्स में आपके ट्रिग्नोमेट्री में काफी यूज होते हैं। इसके अलावा दो और हैं, जैसे कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के भी बराबर होता है, यानी अगर साइन की वैल्यू को कॉस से डिवाइड कर दिया जाए तो वो टेन के इक्वल होती है। या आप यहाँ से भी प्रूफ करके देख सकते हैं, या बल्कि इन वाले फॉर्मूले से भी प्रूफ करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रख कर दिखा दूं, साइन थीटा की क्या है लंब बटे कर्ण, फिर डिवाइड में कॉस थीटा की रख दो, कॉस थीटा की कितनी है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो देखो कर्ण से कर्ण डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा एल और नीचे क्या बचेगा ए, यानी कि एल बटे ए आ गया, और एल बटे ए किसके इक्वल होता है टेन थीटा के। तो इस तरीके से आपको प्रूफ हो गया कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी ये भी एक फॉर्मूला है कि टेन थीटा साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। और क्योंकि टेन का अपोजिट कौन होता है कॉट थीटा जो होता है वो 1 अपॉन टेन के इक्वल होता है ना। और अगर आप यहाँ पे टेन थीटा की ये वाली वैल्यू रख दें साइन अपॉन कॉस, यानी 1 के अपॉन में कौन आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो ये कॉस घूम के ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से कॉट थीटा की जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, यानी कि टेन थीटा अगर साइन अपॉन कॉस के बराबर होगा तो कॉट कॉस अपॉन साइन के बराबर होगा। यानी कि आपको बच्चों एक तो ये आपको याद करने हैं, जिसके लिए मैंने आपको ये शॉर्ट तरीका बता दिया, और फिर इससे आपको ये याद रखना है कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस और कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट कौन होता है कॉट। तो ये फॉर्मूले याद करने हैं। और इसके अलावा आपको टेन जो होता है साइन अपॉन कॉस के, कॉट जो होता है वो कॉस अपॉन साइन के बराबर होता है। तो ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद आपकी जो आती है वो आती है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जिनको हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम इसके बारे में जानें। तो अगर हम बात करें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, तो इसमें आपकी जो है मेन 3 सर्वसमीकाएं होती हैं। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है। अभी हम इनको जो है आगे की नेक्स्ट वीडियो में इनको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे। अभी फिलहाल इनके बारे में पहले जान लेते हैं, क्योंकि आज जो हमने ये वीडियो बनाई है इसमें हमने सारे बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं स्टार्टिंग से उनके बारे में सीखा है। तो इसी क्रम में आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भी हैं। अब इसमें
जो दूसरी होती है वो होती है आपकी एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। फिर आपकी जो दूसरी होती है वो होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। और एक इसमें तीसरी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आपने ये तीन याद कर ली, ये तीनों फॉर्मूले आपने याद कर लिए, तो इनसे जो है 9 फॉर्मूले बनते हैं। 9 कैसे? एक तो यही हो गया, इससे आपके 2 सर्वसमीकाएं और निकलेंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर को उधर ले जाइए 1 के दूसरी साइड, तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या का हो जाएगा माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। या अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखिए, साइन को 1 के पास ले जाइए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि आपकी 1 से 2 और निकल के आ गई, तो 1 2 3 3 सर्वसमीकाएं हो गई जिनका त्रिकोणमिति में प्रयोग होता है। इसी प्रकार इससे भी 2 बनेंगी। अगर हम बात करें, अगर हमें यहाँ से सेक की वैल्यू निकालनी है तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस का हो जाएगा क्योंकि इसमें माइनस का है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर आपको 10 की वैल्यू निकालनी है तो आप 10 को उधर ले जाइए, 10 प्लस का हो गया, 1 को इधर ले आइए, यानी कि 1 सेक के पास आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होगा। इसी प्रकार इससे भी आपकी 2 सर्वसमीकाएं बनेंगी। इसमें अगर आपको कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम यहीं रखेंगे और ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। इसी प्रकार अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहीं रखिए, 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा अकेला रह गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इनको टोटल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 सर्वसमीकाएं होती हैं जिनका त्रिकोणमिति में काफी प्रयोग होता है। अभी मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए, पहले जो बेसिक फॉर्मूले थे, उसके बाद ये सर्वसमीकाएं बताई। अब इन सर्वसमीकाओं को हम प्रूफ करना भी सीखेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। और साथ ही ये जो हमने अभी तक जितने फॉर्मूले सीखे हैं इनका विद एग्जाम्पल हम इनके क्वेश्चन करेंगे, इनका यूज कैसे होता है वो जानेंगे अगली वीडियोस में, और उसके बाद हम फिर आगे के फॉर्मूलों पे जाएंगे। तो इस तरीके से हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से हमने शुरू करा है और धीरे धीरे जो है हम अलग अलग वीडियोस में पूरी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। तो जल्दी फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।